हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टॉप 30 एमसीक्यूज जो कि हमारे ओपीजे टॉपिक से रिलेटेड होंगे एंड हमारे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। So question number 1 is OPG imaging is primarily used to visualize A. skull base, B. entire maxillofacial region, सी सर्वाइकल स्पाइन या फिर डी पेरेंजियल साइनस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए बी एंटायर मैक्सियोफेशियल रीजन। जो हमारा मैंडिबल हो गया, मैक्सिला हो गया, टीथ का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ओरल हमारी डेंटल स्टडी होती है ओपीजी, वो हमारे क्या करता है, हमारा एंटायर मैक्सियोफेशियल रीजन को इंक्लूड करता है। ठीक है, हमारे पैनोरामिक व्यू होते हैं जिसमें हमारा एक वाइड इमेज होता है जो कि हमारा पूरा मैंडिबल और अपर जॉ और लोअर जॉ इंक्लूड करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 2 is the focal trough in OPG refers to A. collimator space, B. zone of sharpness, C. region of high scatter या फिर D. detector alignment line। इसका करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए बी जोन ऑफ शार्पनेस। हमारे जो फोकल ट्रफ होता है उसमें क्या होता है कि जितनी भी हमारी शार्पली डिटेक्टेड होता है, कर्व लाइक स्ट्रक्चर होता है 3 डायमेंशनल, जिसमें हमारी जो इमेज होती है वो शार्पली हमारी डिटेक्ट की जाती है। अगर हमारे फोकल ट्रफ में नहीं होता है तो वो एक ब्लरी सा इमेज दिखता है हमें। तो फोकल ट्रफ का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जोन ऑफ शार्पनेस। क्वेश्चन नंबर 3 इज द टाइप ऑफ अ मोशन ऑफ अ एक्सरे ट्यूब इन ओपीजी। हमारे कौन सा टाइप का एक्सरे ट्यूब का मूवमेंट होता है? ए लीनियर, बी सर्कुलर, सी कर्विलिनियर रोटेशनल एंड डी इज स्पाइरल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कर्विलिनियर रोटेशनल। हमारे आप सेमी सर्कल बोल सकते हो या फिर कर्विलिनियर रोटेशन जो होता है हमारे एक्सरे ट्यूब का होता है। एंड एक्सरे ट्यूब की अपोजिट डायरेक्शन में हमारे क्या होता है, डिटेक्टर या फिर एक्सरे फिल्म लगी होती है ओपीजी में। So question number 4 in OPG the image receptor move A opposite to the X-ray tube direction, B same direction as in the X-ray tube, C perpendicular to the X-ray tube या फिर D it remains stationary। So जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, अगर हमारी X-ray ट्यूब है तो हमारा इमेज रिसेप्टर क्या करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है हमारे X-ray ट्यूब के डायरेक्शन से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज एवरेज एक्सपोजर टाइम फॉर ओपीजी इज approximately A ऑप्शन इज 0.5 सेकेंड, B 2 to 3 सेकेंड्स या फिर C 10 to 18 सेकेंड्स, D 20 to 25 सेकेंड्स। अगर हम OPG के एक्सपोजर की बात करते तो आपको 2.5 to 16 के बीच में देखने को मिल सकता है, 20 के बीच में देखने को मिल सकता है सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हम ले सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर C 10 to 18 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ओपीजी इज मेनली बेस्ड ऑन विच इमेजिंग प्रिंसिपल? ए इज कोन बीम सीटी, बी टोमोग्राफी, सी फ्लोरोस्कोपी या फिर डी डुअल एनर्जी टेक्निक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, बी टोमोग्राफी। टोमोग्राफी का मीन्स क्या होता है, स्लाइसिस। किसी भी इमेज को हम स्लाइसिस में डिवाइड करके फिर उनकी इमेज जो होती है हमें मिलती है, तो टोमोग्राफी के बेस पे भी होती है हमारी ओपीजी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा टोमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 7 इज गोस्ट इमेज इन ओपीजी आर कास्टेड बाय। जो हमारी गोस्ट इमेज होती है ओपीजी में वो कैसे कास्ट होती है? ए हाई केवीपी, बी डबल प्रोजेक्शन ऑफ अ डेंस ऑब्जेक्ट, सी लो एमए या फिर डी पेशेंट स्वेलिंग। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, विच इज बी डबल प्रोजेक्शन ऑफ अ डेंस ऑब्जेक्ट। जब हमारा डबल प्रोजेक्शन होता है तो वो गोस्ट इमेज हमारा इंक्लूड करता है, हमारा गोस्ट इमेज कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ मैग्निफिकेशन ऑन ओपीजी। मैग्निफिकेशन में हमारे क्या प्रॉब्लम आता है, कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? ए इनकरेक्ट फोकल स्पॉट, बी इम्प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग, सी हाई एसआईडी या फिर डी यूज ऑफ ग्रेड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी इम्प्रॉपर पेशेंट पोजिशनिंग। अगर हम पेशेंट की पोजिशनिंग अच्छे से नहीं करते तो हमारी जो इमेज होती है वो प्रॉपर मैग्नीफाइड नहीं आती है, तो मैग्निफिकेशन के कॉजेस देखने को मिलते हैं। Question number 9 is which structure show a ghost image in OPG? A upper incisors, B condyle, C cervical spine या फिर D hyoid bone। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका हमारा, D hyoid bone। जब हमारे hyoid bone की इमेज लेते हैं तो वो हमें क्या दिखाते हैं, गोस्ट इमेज की तरह शो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज द एक्सरे बीम एंगल इन ओपीजी इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन ए इज 60 डिग्री, बी 7 to 8 डिग्री, सी 0 डिग्री या फिर डी प्लस 15 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हम देख सकते हैं ऑप्शंस के हिसाब से बी 7 to 8 डिग्री, क्योंकि हमारा जो एंगल होता है एक्सरे बीम का ओपीजी में वो हमारा 5 to 10 डिग्रीज के बीच में देखने को मिलता है। सो ऑप्शन के हिसाब से हम बी के साथ जाएंगे 7 to 8 डिग्री। ओके,
So question number 11 is, if the patient chin is too high in OPG, the image अपेयर्स, कैसी इमेज अपेयर होगी जब हमारा जो पेशेंट का चिन होगा वो बहुत हाई होगा? ए स्माइल शेप्ड, बी फ्लैट एंड फ्रॉन्ट शेप्ड, सी मैग्नीफाइड एंटीरियर टीथ, या फिर डी नैरो कॉन्डाइल्स? इसका करेक्ट आंसर हो सकता है फ्लैट एंड फॉरेन शिफ्टेड, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पर बात की गई है टू हाई चिन, अगर हाई चिन है तो हमारा कैसा दिखेगा? फ्लैट दिखेगा। अगर इसी की जगह हमारा लो चिन होता है या फिर शॉर्ट चिन होता है तो उसको स्माइल शेप्ड शेप भी आ सकता था, उसकी जगह आता हमारा स्माइल शेप, ठीक है, अगर हमारा शॉर्ट चिन होता, ठीक है। बट यहाँ पर हाई चिन की बात की गई तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, विच इज़ फ्लैट एंड फ्रॉन्ट शेप, ओके। So question number 12 is, if a patient is positioned too far forward, then option A is anterior teeth look narrow and bloated, B anterior teeth look wide and magnified, C spine shadow missing, या फिर D TMJ appeared truncated. सो अगर हम बात करेंगे कि एक पेशेंट पोजीशनड है, बहुत फार है फॉरवर्ड, तो उसका इमेज कैसे आएगा? ठीक है, तो अगर हम इमेज की बात करेंगे तो हमें कैसे दिखेगा? जो एंटीरियर टीथ होते हैं वो हमें कैसे दिखेंगे? नैरो एंड ब्लड दिखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ए, एंटीरियर टीथ लुक नैरो एंड ब्लडेड। So question number 13 is, which OPG patient supports is used to minimize movement? हम ऐसा कौन सा सपोर्ट देते हैं पेशेंट को जो हमारी मूवमेंट क्या होता है? मिनिमाइज हो। ऑप्शन नंबर ए इज शोल्डर रेस्ट, बी चिन रेस्ट, बाइट पैक, या फिर फोरहेड रेस्ट, सी आर्म स्ट्रेप, या फिर डी बैक रेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, चिन रेस्ट प्लस बैक पैक या फिर फोरहेड रेस्ट, ठीक है, तभी हमारा जो पेशेंट मूवमेंट होगा वो मिनिमाइज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। 14 इज टिपिकल केवीपी यूज्ड इन ओपीजी। जो हमारी ओपीजी में टिपिकल हमारी केवीपी यूज्ड होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज 40 to 55, बी 65 to 85, सी 100 to 120, या फिर डी 140 to 160। जो हमारी बेसिकली केवीपी यूज़ होती है वो 60 to 90 केवीपी के बीच में देखने को मिलती है ओपीजी में। सो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, विच इज़ 65 to 85। तो ये हमारा क्या होता है? करेक्ट ओपीजी की रेंज होती है, केवीपी की रेंज होती है जो कि ओपीजी में हमारी यूज़ होती है। 65 to 85 यूजुअली 60 to 90 के बीच में देखने को मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, ओपीजी इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड स्पेशली इन, मतलब जब नहीं करने की सलाह देते हैं ओपीजी को। सो ए इज़ ऑर्थोडोमेटिक प्लानिंग, बी फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी, सी प्री इम्प्लांट इवेलुएशन, या फिर डी TMJ पेन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी। हम फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बेसिकली अवॉइड करते कोई भी आयोनाइजिंग रेडिएशन देने के लिए हमारी वुमेन को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी, फर्स्ट ट्रिमेस्टर प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 16 इज, द बाइट पैक इन ओपीजी इज़ मेनली यूज फॉर। जो हमारा बाइट पैक ऑप्शन होता है हमारी ओपीजी में वो किस लिए मेनली यूज़ होता है? ए सपोर्टिंग स्कल, बी मेंटेनिंग मिड लाइन एंड कीपिंग टीथ अपार्ट, सी रिड्यूसिंग एक्सपोजर, या फिर डी फिक्सिंग सर्वाइकल स्पाइन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बी, मेंटेनिंग मिड लाइन एंड कीपिंग टीथ अपार्ट। हमारे जो टीथ होते हैं अपर जॉ एंड लोअर जॉ के, उन्हें डिस्टेंस में अपार्ट रखने के लिए, अलग अलग रखने के लिए हमारा बाइट पैक का जो ऑप्शन होता है वो यूज़ किया जाता है ओपीजी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज, पेशेंट स्लम्प्ड पॉस्चर ड्यूरिंग द ओपीजी प्रोसीजर। अगर हमारा पेशेंट का एक स्लम्प्ड पॉस्चर है तो वो क्या डिफ़िकल्टी देखने को मिलता है हमारा ओपीजी के प्रोसीजर में? ए गोस्ट ऑफ हायर्ड बोन, बी सर्वाइकल स्पाइन सुपर इम्पोजिशन ऑन द एंटीरियर टीथ, सी TMJ डिस्टोर्शन, या फिर डी कॉन्डाइल एसिमेट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? बी, सर्वाइकल स्पाइन सुपर इम्पोजिशन एंड एंटीरियर टीथ। हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन का उसका सुपर इम्पोजिशन हमें देखने को मिलता है हमारे एंटीरियर टीथ में, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 इज, द मोस्ट कॉमन मेटल आर्टिफैक्ट सीन इन ओपीजी इन फॉर्म। हमारे जो ओपीजी प्रोसीजर है उसमें कौन सा मोस्टली मेटल आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है? ए हेयर क्लिप्स, बी शोल्डर प्रोसेसेस, या फिर सी डेंटल फिलिंग एंड ब्रेसेस, या फिर डी ग्लासेस। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? सी, डेंटल फिलिंग एंड ब्रेसेस। मोस्टली क्या होता है जब हम ओपीजी करते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? डेंटल फिलिंग एंड ब्रेसेस देखने को मिलता है हमारे मेटल आर्टिफैक्ट के रूप में, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज, इन ओपीजी पेशेंट मूवमेंट कॉज। हमारा पेशेंट मूवमेंट क्या कॉज करता है? ए रिड्यूसिंग ऑफ नॉइज, बी बैंडिंग एंड स्टेप लाइक डिस्टोर्शन, सी इंक्रीजिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट, या फिर डी रिड्यूसिंग
मैग्निफिकेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी, बैंडिंग एंड स्टेप लाइक डिस्टोर्शन दिखाते हैं हमें, ठीक है, ओपीजी में अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे तो। क्वेश्चन नंबर 20 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेन फॉर करेक्ट पोजिशनिंग इन ओपीजी। हमारा कौन सा ऐसा प्लेन है जो कि सबसे ज़्यादा करेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट होता है हमारी एक अच्छी इमेज के लिए ओपीजी में। सो ए इज़ फ्लैंकफोर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन, बी कोरोनल प्लेन, सी ट्रांसफर प्लेन या फिर डी एक्सियल प्लेन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसके अंदर जो हमारी ओपीजी की इमेज है वो बहुत अच्छी एंड क्लियर देखने को मिलती है। हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन होता है हमारे करेक्ट पोजिशनिंग के लिए इन ओपीजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 is which organ is most sensitive during the OPG exposure? A lens of eye, B thyroid gland, C पैरोटिड ग्लैंड या फिर डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि मोस्ट सेंसिटिव होता है, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी पैरोटिड ग्लैंड हमारा सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है ओपीजी प्रोसीजर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 इज टिपिकल एमए यूज्ड इन ओपीजी इज। हमारा टिपिकल एमए का क्या रेंज रहता है इन ओपीजी? ए इज़ 1 to 3 MA, बी 4 to 10 MA, सी 20 to 40 MA या फिर डी 60 to 80 MA। जो हमारी टिपिकली एमए की रेंज रहती है ओपीजी वो हमारी रहती है, देखने को मिलती है 4 to 12 MA की। तो इसका करेक्ट आंसर अगर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, विच इज़ 4 to 10 MA। यूजुअली हमें 4 to 10 MA की रेंज देखने को मिलती है ओपीजी प्रोसीजर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज एक्सपोजर डोज फ्रॉम ओपीजी इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। जो हमारा एक्सपोजर डोज होता है ओपीजी में वो किसके इक्वल होता है? ए 1 इंट्राओरल पेरिएपिकल एक्सरे या फिर बी 5 इंट्राओरल पेरिएपिकल एक्सरे, सी 10 इंट्राओरल या फिर डी 100 इंट्राओरल। देखिए इंट्राओरल की बात करेंगे तो इंट्राओरल बहुत कम यूनिट होती है हमारे, लाइक 5 to 6 माइक्रोसीवॉट। माइक्रोसीवॉट बहुत कम हमारा एक्सपोजर होता है। सो ओपीजी में जो एक्सपोजर होता है मेनली 13 to 22 माइक्रोसीवॉट्स के बीच में देखने को मिलता है। सो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 10 इज करेक्ट, विच इज़ 10 इंट्राओरल पेरिएपिकल एक्सरे हमारे एक्सपोजर डोज देखने को मिलता है ओपीजी में। ओके, Question number 24 is when a patient is positioned too far backward the interior teeth appears। जब हमारे पेशेंट क्या होगा टू फार होगा फ्रॉम बैकवर्ड तो हमारे सामने की टीथ कैसे दिखाई देंगे, अपीयर्स होंगे? ए इज़ नैरो एंड ब्लडेड, बी शॉर्टेन या फिर डी सी वाइड एंड मैग्नीफाइड या फिर डी नॉट विजुअलाइज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, विच इज़ वाइड एंड मैग्नीफाइड। सामने की टीथ हमारे कैसे दिखाई देंगे? वाइड दिखाई देंगे एंड मैग्नीफाइड दिखाई देंगे। कब? जब हमारा पेशेंट फार होगा और बैकवर्ड होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज फॉर इमेजिंग टीएमजी इन ओपीजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज। जब हमें टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट देखना होता है तो हमारा कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा ओपीजी में? सो ऑप्शन नंबर ए इज एफओवी, बी फोकल ट्रफ विड्थ या फिर सी बाइट पेग हाइट या फिर डी एमए। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो हमारा रहता है बी, विच इज़ फोकल ट्रफ विड्थ। जितना भी हमारे फोकल टफ के अंदर होते हैं वही क्या दिखाई देता है हमें? मैग्नीफाइड दिखाई देता है। इमेज क्या दिखाई देती है हमें? क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या रहेगा हमारा? फोकल टफ रहेगा, विड्थ रहेगी उसकी। तो हम टीएमजी जॉइंट की जो आउटलाइनिंग है या फिर टीएमजी जॉइंट हम प्रॉपर्ली देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इज इन ओपीजी द पेशेंट टंग शुड बी हेल्ड। हमारे पेशेंट टंग को कैसा होना चाहिए जब हम ओपीजी का प्रोसीजर करते हैं? ए रिलैक्स डाउन, बी टचिंग द पैलेट, सी बिटवीन द टीथ या फिर डी पुश्ड बैकवर्ड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? विच इज़ बी टचिंग पैलेट। हमारे जो टच करना चाहिए पैलेट को ताकि हमारी जो मैक्सिलरी की शार्पनेस हो वो इम्प्रूव हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। शेडो ऑफ अ सॉफ्ट palate and vulva appears if A option is tongue not raised to palate, B chin is too low, C head rotation to right या फिर D poor collimation। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए टंग नॉट रेज्ड टू द पैलेट। अगर हमारी टंग रेज नहीं होगी तो हमारी क्या होगी? शेडो जो होगी सॉफ्ट पैलेट की वो अपेयर नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। इन ओपीजी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डबल इमेज। डबल इमेज क्यों आता है मोस्टली? ए हाई एमए, बी रोटेशन ऑफ एक्सरे ट्यूब, सी मिड लाइन स्ट्रक्चर एक्सपोजर ट्वाइस या फिर डी मोशन ब्लर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? विच इज सी मिड लाइन स्ट्रक्चर एक्सपोज ट्वाइस। जब हमारा मिड लाइन का स्ट्रक्चर वो अब एक्सपोज हो जाता है बार बार फिर डबल ट्वाइसली एक्सपोज हो जाता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? कॉमन कॉज देखने को मिलता है या फिर डबल इमेजिंग देखने को मिलती है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं. विच एनाटॉमिकल पार्ट प्रोसीजर डबल प्लस घोस्टिंग इमेज, हमें घोस्टिंग इमेज देखने को मिलती है. ऑप्शन नंबर ए इज मैंडिबुलर रेमस, बी जाइगोमा, सी एपिग्लॉटिस या फिर डी सर्वाइकल स्पाइन. मोस्टली हमें क्या देखने को मिलता है, डी में देखने को मिलता है विच इज सर्वाइकल स्पाइन. हमारी गोस्ट इमेजिंग किस में देखने को मिलती है, मोस्टली सर्वाइकल स्पाइन में देखने को मिलती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 30 इज विच पेशेंट इंस्ट्रक्शन इज मोस्ट क्रूशियल ड्यूरिंग द ओपीजी. कौन सा इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल होता है हमारे ओपीजी प्रोसीजर में. ए होल्ड ब्रीथ एंड डू नॉट स्वेलो, बी ब्लिंक आइज या फिर सी स्लाइटली हेड मूवमेंट अलाउड इट या फिर डी रिमूव चिन रेस्ट ऑफ टिन. ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होल्ड ब्रीथ एंड डू नॉट स्वेलो. मतलब क्या करना होता है, हमें ब्रीथ होल्ड करा देनी होती है एंड जो हमारा स्लाइवा होता है उसको स्वेलो नहीं करना होता है. तो ये हमारा क्रूशियल इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं होता है हमारे ड्यूरिंग द ओपीजी प्रोसीजर. एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. एंड ऐसी ही टॉप MCQ एंड PYQ सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए.